जय हिंद सभी को। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसमें लगभग 100 से 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरी क्वेश्चन प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। प्रकाश तरंग कैसे तरंग होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। तीसरा निर्वात में प्रकाश का चाल। निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पूरा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5 समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, बराबर होता है और आभासी होता है। इसका आंसर होगा सभी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 6 समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो आभासी तथा सीधा होती है। समतल दर्पण में प्रकृति कैसी होती है? आभासी तथा सीधा होती है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक सरल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है, तो उसका समतल दर्पण जिसका है वक्रता त्रिज्या r है, तो उसका r बराबर क्या होगा? तो इन्फिनेटिव होगा। r उसका r बराबर क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 8 समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, क्योंकि उसका वक्रता त्रिज्या नहीं होती है। एक क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है समतल एक लड़का समतल दर्पण के से 100 सेंटीमीटर दूरी पर लंबवत खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना है? तो ये 200 मीटर है। कितना है? 200 मीटर। ये दुगना हो जाता है प्रतिबिंब और उस लड़के के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है आपतित किरण परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। नंबर 10 प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। दूसरा कौन सा नियम है? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव कितने होते हैं? बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो परावर्तन के लिए नियम लागू होते हैं सभी परावर्तक पृष्ठों पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यदि आप आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? उतना ही होगा, क्योंकि हम लोग नियम में पढ़े हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होते हैं? बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो जिस बिंदु से मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। कोई भी परावर्तन के बाद जो जिस बिंदु से मिलती है उसे क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? ये परावर्तन कोण 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों कोण मिलाकर 90 डिग्री है, तो आधा कोण कितना होगा? 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 समतल दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 17 गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अभिजा की आदि होती है। क्वेश्चन नंबर 20 अभिसारक दर्पण है। अभिसारक दर्पण अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 21 गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो ऑप्शन ए r इक्वल टू 2f होता है, या फिर f इक्वल टू r/2। ये दोनों तरह से लिख सकते हैं, इसी का उल्टा हुआ फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 22 एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी बराबर r/2 है। कितना? 20 सेंटीमीटर है, तो f का मान होगा 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 में सभी फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन है। उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो r कितना है? तो 32 सेंटीमीटर है। तो फार्मूला भी हम लोग क्या पढ़े? f बराबर r/2। तो 32/2 करेंगे तो कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग चलते हैं। 24 में बोल रहा है कि किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? आधी होगी। तो आधी होगी नहीं, 25 सेंटीमीटर। अगला यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर, तो उसकी आर क्या हो जाएगी? उसकी दुगना हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26
यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी क्या होगा, उसकी आधी हो जाएगी। अभी फॉर्मूला पर सब बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि एफ का मान 16 सेंटीमीटर तो आर का मान कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 28, गोलीय दर्पण के आवर्धन का मान धनात्मक तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अगला पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण के आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब। अगर गोलीय दर्पण का आवर्धन का मान अगर माइनस में हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 31 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 32, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 33, किस दर्पण में आभासी फोकस होती है, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में आभासी फोकस होती है। क्वेश्चन नंबर 34, किस दर्पण के वास्तविक फोकस होती है, तो अवतल दर्पण की वास्तविक फोकस होती है। क्वेश्चन नंबर 35, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु पर फोकस, किस बिंदु से होकर गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 36, किसी दर्पण की वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु का बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ रखेंगे, तो समतल दर्पण में हम कहीं भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बराबर आकार का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, कैमरा में थोड़ा दिक्कत हो गया। बोल रहा है अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिसका उससे समान आकार का आकार तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वक्रता केंद्र पर रखें। क्वेश्चन नंबर 38, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ए के पार, मतलब सी के पारे बनेगा, सी के पीछे बनेगा उसका प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 39, हो रहा है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम का बड़ा पाया जाता है। वस्तु का स्थिति कहाँ होनी चाहिए, वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, तो ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच, एक ही जगह रखेंगे जहाँ पर ये बनेगा, ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच प्रतिबिंब बनेंगे तो उसका आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40, किसी दर्पण के आकार चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब है। संभवतः दर्पण कौन सा है, ये ऑप्शन डी है, या तो समतल हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है, दो में से कोई भी है, दोनों ऐसे प्रतिबिंब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये उत्तल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 42, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है, तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। क्वेश्चन नंबर 43, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होगा तो अवतल दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी भी होगा और वास्तविक भी होगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 44, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा वो प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 46, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, सीधा होने के कारण इस उत्तल दर्पण को गाड़ी के साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है, तो गाड़ी के साइड मिरर में। अगला क्वेश्चन नंबर 48, जब किसी बीम का सीधा सीधा अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब होता है, किसका प्रतिबिंब होता है, यह आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 49, किसी भी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, ये ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाएगा तब इसका प्रतिबिंब आवर्धित बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो हो गया अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 51, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, तो ये उत्तल दर्पण का, इसीलिए उत्तल दर्पण को गाड़ी का साइड मिरर में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका विस्तृत क्षेत्र क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 52, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है, तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, वाहनों के पक्ष दृश्य के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण, पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, वाहनों के अग्रदीप के किस
किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। आगे देखिए आगे वाला गाड़ी के लाइट में। सौर भाटियों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग सौर भाटियों में किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? मोटर के चालक के सामने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, सोलर कुकर में गोलीय किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग है। अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि सोलर कुकर में जो भी प्रकाश आता है तो अवतल दर्पण एक जगह जमा कर देती है, या जमा करने के बाद एक जगह जब प्रकाश जमा होती है तो सोलर कुकर में उसमें भोजन बन जाती है। अगला अगला है क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्वेश्चन बोल रहा है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो इसे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामत बनाने के लिए। अगला, दर्पण सूत्र क्या है? हम लोग दर्पण सूत्र बोलेंगे। दर्पण सूत्र है 1/v में प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हम लोग आगे लेंस सूत्र पढ़ेंगे जिसमें माइनस होगा। लेंस सूत्र में क्या हो जाएगा? बीच में केवल माइनस हो जाएगा। एक माइनस हो गया तो लेंस सूत्र, और प्लस हो गया तो दर्पण सूत्र हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है, लेंस का आवर्धन का व्यंजक है। तो ए एम इक्वल टू वी अपॉन यू। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको माइनस प्लस कैसे होता है, वो दर्पण पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 52, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। आगे पढ़ेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 64, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, क्योंकि लेंस दोनों तरफ से इधर भी फोकस बनती है और इधर भी फोकस बनती है, जो एक f1 और एक के रूप में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, लेंस में कितने प्रकार वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 68, किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस होते हैं? तो अभिसारी लेंस होते हैं और उत्तल लेंस होता है। अभिसारी लेंस ये कैसे होते हैं? उत्तल लेंस। तो अभिसारी मतलब जमा करना, ये लेंस क्या कर देते हैं? जमा कर। अपसारी मतलब फैला देना, उसको फैला देंगे, वो अपसारी लेंस। अगला पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी, वही क्वेश्चन रिपीट करेंगे। अभिसारी लेंस जो कहा जाता है, यानी क्या करता है? प्रकाश की किरणों को जमा कर देता है उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 71, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है? तो प्रकाशीय केंद्र से अपने पथ से विचलित नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 72, उस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्यों? यह प्रकाश की किरणें को एक जगह एकत्रित कर देता है, जमा कर देता है। हम बताए जब भी इसमें प्रकाश की किरण जाएगी तो यह क्या कर देगी? यह एक जगह जमा कर देगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 71। 71 क्वेश्चन तो देखेंगे, बोल रहा है कौन सा लेंस अपसारी मतलब फैलाया जाता है। अपसारी लेंस किसको बोलेंगे? अवतल लेंस को। जब इस लेंस से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो क्या हो जाती है? फैल जाती है। फैल जाने के कारण इसे क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस बोलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 74। 74 बोल रहा है विशालक शीशा होता है। बोल रहा है विशालक शीशा क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 75, किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु का आकार का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल लेंस जो होता है वास्तविक भी बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है। अगला पढ़ेंगे हम लोग 76 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, उस लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखे उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? कहाँ पर रखें? तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में जहाँ रखेंगे उसका प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 77, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? वो एफ और 2f के बीच में रहेगी, तब वह कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 78, किस प्रकार का लेंस आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार के छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस ये प्रतिबिंब इस प्रकार से बनाता है। क्वेश्चन नंबर 79, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसी होती है?
आभासी और सीधा होती है। अवतल लेंस और जब लेंस और हम लोग दर्पण का प्रयोग करेंगे तो उसका उल्टा हो जाता है। इसमें अवतल लेंस आभासी और सीधा बनाता है, उसमें उत्तल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। थोड़ा इस पर ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन पूछती है। और क्वेश्चन नंबर 81, अवतल लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी से लेंस नहीं बनेगा, जल से बनेगा, कांच से बनेगा और प्लास्टिक से भी लेंस बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 83, किसी भी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम उस लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? फोकस दूरी और फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना चाहिए, यानी 2f1 पर रखना चाहिए, तब उसका प्रतिबिंब बराबर आकार का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 84, किसी गोलीय दर्पण की किसी भी पतले गोले लेंस दोनों के फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभव है। कौन सा दर्पण होगा? दोनों अवतल होगा, दोनों अवतल दर्पण भी होगा, अवतल लेंस होगा, इसलिए उसका माइनस में प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 85, किसी भी शब्द कोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम लोग 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ताकि हम छोटे अक्षरों को आसानी से पढ़ सकें। अगला क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 86 बोला, किसी भी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? अपवर्तन। इसी को पहला परावर्तन था और दूसरा उसी में अपवर्तन था, वही अपवर्तन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। 88, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया की कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? इसमें आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है और उसके अलावा और सभी में बदलाव होता है। क्वेश्चन नंबर 89, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 है। उसी प्रकार से अपवर्तन में जैसे परावर्तन में था उसी प्रकार से जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो इसमें भी वही बोल रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलेन तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। और दूसरा है कि साइन साइन आई बराबर साइन आर होता है, मतलब कौन बटा में होता है, उसको स्नेल का नियम भी हम लोग पढ़े थे, जब इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े थे तो इसमें पढ़े थे। आगे क्वेश्चन नंबर 90, प्रकाश की किरणें को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से आप अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाते हैं, कौन सी घटना का? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 91, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि यह हवा से कांच में जा रही, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। अगला 92, जब प्रकाश की किरण जल से हवा में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 93, जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में जाती है तो वह मुड़ जाती है, अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। हीरा का अपवर्तनांक, ये सब क्वेश्चन पूछता है, वो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होगा? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, इसीलिए हीरा चमकता है। क्वेश्चन नंबर 96, किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? अपवर्तनांक का मान होता है, ये पढ़े थे, साइन आई बटा में साइन आर, इसी को लेंस का दूसरा नियम है। अगला क्वेश्चन नंबर 97, स्नेल के नियमानुसार होता है, म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर होता है। क्वेश्चन नंबर 98, पानी के आंशिक रूप में डूबी पेंसिल से मुड़े होने के घटना को परिणाम है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। जब हम पानी में पेंसिल को डुबाते हैं तो बीच में लगता है कि वह कैसा है? मुड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 99, जल में सिक्का डालने पर वह अपने वास्तविक स्थिति के ऊपर उठता दिखाई देता है, या प्रकाश की किस घटना है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें जल में जो सिक्का डालते हैं हमें ऊपर की ओर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 100, किसी भी लेंस की क्षमता P है, उसका फोकस दूरी f है, तो संबंध क्या है? यह बहुत अच्छा फॉर्मूला, P बराबर 1 बटा में f, इससे आवर्धन इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका डायोप्टर है, डायोप्टर में इसे मापा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 102, हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 में आ गए हैं। 102 में बोल रहा है, निम्न में से किसका मात्रक डायोप्टर है? अभी तुरंत पढ़े हम लोग, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। क्वेश्चन नंबर 103, मीटर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 डायोप्टर होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि 1 मीटर ये फोकस दूरी है, तो हम लोग अभी 1 बटा में एफ पढ़े हैं, तो 1 बटा में एफ, तो 1 बटा में 1 इक्वल टू 1 आएगा, इसीलिए 1 डायोप्टर।
क्वेश्चन नंबर 104, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा? तो एक बटा में कितना हो जाएगा? 2। तो इसी को भागा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण है, सॉरी अवतल लेंस है। अवतल लेंस में क्या होती है? फोकस दूरी माइनस होती है। साइन कन्वेंशन में आप लोग पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 105, किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ये हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव होती है। अगला पढ़ेंगे हम लोग 106, -4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 25 सेंटीमीटर। इसी को क्या कर दिया है? पलटकर क्वेश्चन पूछ दिया 25 से। क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 107, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका फोकस दूरी होगी 25 सेंटीमीटर। क्या होगी? 25 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 108, किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता कितना होगा? उसका क्षमता होगा 2 डायोप्टर। हम लोग अभी तुरंत ही पढ़े हैं कि क्या होता है? 1 बटा में एफ होता है। 1 बटा में एफ होता है तो 1 बटा में एफ का मान कितना है? 50 है। अब 50 सेंटीमीटर है तो ये मीटर था, इसको सेंटीमीटर में करेंगे 100 हो जाएगा, कटेगा 2 हो जाएगा, यानी 2 डायोप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ये 50 सेंटीमीटर होगा। अगला 110, यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? उसका फोकस दूरी होगी -50 सेंटीमीटर। इस तरह से भागा देकर हम लोग निकाल लेंगे। अब अवरोध के किनारे, अवरोध के किनारे में प्रकाश का मुड़ना कहलाता है विवर्तन। जब कोई भी प्रकाश एक अवरोध से ऐसे जाकर ऐसे मुड़ जाती है तो यह क्या हो जाती है? प्रकाश का मुड़ना का सॉरी विवर्तन कहलाती है। विवर्तन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 112, बोला जब किसी लेंस के पानी में डुबोया जाता है तो उसका फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 112, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसके कारण क्या होता है? हमें कोई भी तली होता है वो क्या दिखाई देता है? हमको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 114, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण क्या है? अभिलंब की ओर झुकती है। जब तिरछी प्रवेश करेगी अभिलंब की ओर झुकेगी। क्वेश्चन नंबर 115, किसी लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रा क्या होता है? सॉरी, आवर्धन का एसआई मात्रक आवर्धन विहीन मात्रक विहीन होता है। आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 116, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। सबसे कम प्रकाश का वेग कितना हो किसमें होता है? कांच में होता है। सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो निर्वात में होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 117, बोल रहा है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होगा? तो निर्वात में होगा। अगला पढ़ेंगे क्वेश्चन 118, निम्नलिखित में